दोस्तों, वैसे तो दोगलेपन का मतलब दो तरह की बातें करना होता है। जैसे कि जब आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो यही दोगलापन है। लेकिन अश्नीर ग्रोवर के लिए दोगलेपन का मतलब थोड़ा अलग है। वो ये मानते हैं कि कभी-कभी आपकी अच्छी खासी सक्सेस फेलियर में बदल जाती है और कभी-कभी फेलियर भी सक्सेस में बदल सकती है। इसी अनसर्टेनिटी को वो लाइफ का दोगलापन कहते हैं। दुगलापन की बुक समरी में आप लाइफ और स्टार्टअप बिजनेस की मुश्किल सच्चाई के बारे में जानेंगे और ये सीखेंगे कि एक बिजनेस को शुरू करना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किलों, फेलियर या विरोध के बावजूद सही नजरिए, कड़ी मेहनत और कुछ हासिल करने की लगातार कोशिशों और जबरदस्त मोटिवेशन से ये पॉसिबल है। दोगलापन एक बिजनेस बुक और अशनीर ग्रोवर की बायोग्राफी का कॉम्बिनेशन है, जो बिजनेस की दुनिया के बारे में और एक नया स्टार्टअप शुरू करने के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी, जिसकी मदद से आप बिजनेस की दुनिया के बहुत से मुश्किल और इम्पॉर्टेंट सबक आसानी से सीखेंगे। जैसे कि आप ये सीखेंगे कि आपके लिए ग्रीट और रेजिलियंस की क्या इंपॉर्टेंस है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रीट के मायने एक ऐसे गोल को हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करना है जिसमें आप स्ट्रगल करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लगातार कम होता जाता है या जिसमें आप टेम्पररी तौर पर फेल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेजिलियंस यानी लचीलेपन के मायने हमारी वो काबिलियत है जिसकी वजह से हम बिजनेस में स्ट्रगल करने, कॉन्फिडेंस कम हो जाने या फेल हो जाने के बाद भी बाउंस बैक करते हैं, यानी कि फिर से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में कामयाब होते हैं। आप बिजनेस के मामले में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप बिजनेस के दौरान तमाम तरह की सिचुएशंस के मुताबिक इस बारे में एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कब तक उस बिजनेस में बने रहना चाहिए या कब उस बिजनेस को छोड़ देना चाहिए या फिर एक नए बिजनेस को शुरू कर देना चाहिए। आप बेहतर नेटवर्किंग स्ट्रैटेजीज के बारे में जानेंगे और उन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे। नेटवर्किंग स्ट्रैटेजीज ऐसी एक्टिविटीज या प्लान्स हैं जो प्रोफेशनल लोगों को इंडस्ट्री रिलेशनशिप की ज़रूरतों को पूरा करने में और इंडस्ट्री रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में मदद करती है, जिनका इस्तेमाल लोग आमतौर पर नेटवर्किंग संबंधों को आसान बनाने में मदद करने के लिए करते हैं। इंडस्ट्री रिलेशनशिप एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच एक रिश्ते को रिफर करता है, जिसके जरिए आप खास तौर से यूनियन में शामिल होने वाले वर्करों के ग्रुप के साथ रिश्तों की जांच कर सकते हैं। आप मेंटरिंग के फायदों को जानेंगे और उन्हें इस्तेमाल करना सीखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को प्रोग्रेस करने में मदद करने के लिए उसके साथ अपनी नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस को शेयर करता है, तो उसे मेंटरिंग में शामिल होना कहते हैं। आप टीम बिल्डिंग के बारे में और उसकी बुनियादी ज़रूरतों के बारे में जानेंगे और उसे इस्तेमाल करना सीखेंगे। लोगों के एक ग्रुप को एक टीम की तरह इफेक्टिव तरीके से काम करने के एक्शन या प्रोसेस को और ख़ास तौर से उस ग्रुप में मोटिवेशन और कोऑपरेशन यानी सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई एक्टिविटीज़ और इवेंट्स को टीम बिल्डिंग कहते हैं। आप मार्केटिंग टैक्टिक्स के बारे में जानेंगे और उन्हें इस्तेमाल करना सीखेंगे। मार्केटिंग टैक्टिक्स ऐसे एक्चुअल स्ट्रेटेजिक एक्शंस हैं जो कि प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करने के लिए किसी खास तरह के मार्केटिंग गोल्स को हासिल करने के लिए किए जाते हैं। आप अपने फाइनेंसेस को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना सीखेंगे। फाइनेंसेस का मतलब अपने पैसे को इस तरह से मैनेज करना है जिसमें आप इन्वेस्टिंग और उधार लेना, बजटिंग यानी किसी खास पर्पज के लिए पैसे खर्च करने का प्लान बनाना, पैसे की सेविंग करना और फोरकास्टिंग करना यानी फ्यूचर में आमदनी और खर्चों के बारे में अंदाजा लगाने जैसे काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बुक समरी को पढ़ने के बाद आप ये रियलाइज करेंगे कि अपनी लाइफ में आपका सबसे बड़ा असेट यानी आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आप खुद हैं। इस बुक समरी में आप देखेंगे कि अशनीर ग्रोवर सबसे पहले आपको ये रियलाइज करवाते हैं कि किसी भी शख्स के लिए अपने गोल के बारे में साफ साफ पता होना उसकी कामयाबी के लिए कितना जरूरी है। वो अपनी तमाम ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में बताते हैं जिसका इस्तेमाल ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स अपने इरादों को क्लियर करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि वो तमाम तरह के कामों की लिस्ट बनाने के बारे में या अपने उद्देश्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आगे बढ़ने के तरीकों के बारे में बताते हैं। इसके अलावा वो इस बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का पता लगाएं तो आपके दिमाग में हमेशा किस तरह का जुनून मौजूद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास अपने डिसीजंस लेने का जुनून नहीं है तो आप अपने आप को मुश्किल चुनौतियों से निपटने के लिए
पूरी तरह से कमिट नहीं कर पाएंगे। अश्नीर अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के बेस पर कई ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं जहां उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कुछ सिचुएशंस में कुछ करने या कुछ हासिल करने की कोशिश में लंबे समय तक लगे रहने की जगह उस काम को छोड़ देने का फाइनल डिसीजन लेना बेहतर है। इस तरह से आप सीखेंगे कि किस तरह की सिचुएशंस में कभी कभी चीज़ों को छोड़ना भी फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा वो इस बात पर जोर देते हैं कि आपको नाकामयाबी मिलने की वजह से और अपने सपनों को हासिल ना कर पाने की वजह से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि वो ऐसे आजमाए हुए तरीके बताते हैं ताकि आप पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ एक बार फिर से मोटिवेशन लेकर अपने गोल को हासिल करने के लिए कामयाबी के रास्ते पर चलना शुरू कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं दोगलापन की बुक समरी को, जिसमें अश्नीर ग्रोवर 16 चैप्टर्स में अपने एक्सपीरियंसेस, कॉन्सेप्ट, गहरी नॉलेज और लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए अपने आजमाए हुए तरीकों को शेयर करते हैं। आप देखेंगे कि दोगलापन की बुक समरी एक स्टार्टअप को शुरू करने और एक बिजनेस को कामयाबी के रास्ते पर चलाने से लेकर बहुत सारा पैसा कमाने और अपनी लाइफ को शानदार तरीके से खुशहाल बनाने में आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकती है। चैप्टर 1, मालवीय नगर, वेयर इट ऑल बिगैन। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद अश्नीर ग्रोवर के ग्रैंड पेरेंट्स अपने भाई बहनों और पूरी फैमिली के तमाम बच्चों के साथ पाकिस्तान के मुल्तान शहर से आकर दिल्ली की लाजपत नगर रिफ्यूजी कॉलोनी में रहने लगे थे। उस समय उन्हें सरकार की तरफ से 200 गज का एक प्लॉट दिया गया था। उस प्लॉट पर 100 गज के एरिया में एक 6 मंजिला इमारत बनवाई गई थी, जहां पर पाकिस्तान से आने वाले ग्रोवर फैमिली के सभी लोग रहते थे। अश्नीर ग्रोवर के पिता 5 भाइयों और 2 बहनों में चौथे नंबर पर हैं। उनके पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। जब वो 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे तभी उनकी माँ एक स्कूल टीचर के तौर पर टीचिंग का जॉब करने लगी थीं। वो अपने बेटे अश्नीर और उनसे 4 साल छोटी बेटी आशिमा को बेहतरीन एजुकेशन देना चाहती थी, ताकि उनके दोनों बच्चे अपने कैरियर के डेवलपमेंट पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे सकें। अश्नीर की माँ के पिता यानी उनके नाना जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई ऑफिस में नरीमन पॉइंट ब्रांच में जीएम की पोस्ट से रिटायर हुए थे। उनके पिता यानी दादाजी श्री नंदलाल ग्रोवर ने मालवीय नगर में एक आर्य समाज का मंदिर और एक प्राइमरी स्कूल बनवाया था। इस वजह से उनके दादाजी की अपनी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। अश्नीर के दादाजी ने दोनों बच्चों की शुरुआती पढ़ाई के लिए जिस स्कूल में उनका नाम लिखवाया उसका नाम अमीन चंद प्यारेलाल जालंधर वाले था, जिसे शॉर्ट में एपीजे स्कूल कहा जाता है। वो स्कूल दिल्ली में शेख सराय एरिया में है, जो उन दिनों एक डिसेंट स्कूल माना जाता था और जिसके साथ अश्नीर की बेहद खूबसूरत यादें आज भी जुड़ी हुई हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके स्कूल के बच्चे लाइफ में अपनी पोजीशन के बेस पर 4 ग्रुप्स में बटे हुए थे। वहां एक बोंग ग्रुप था, जिसमें साउथ दिल्ली के शानदार इलाके चितरंजन पार्क की बंगाली कम्युनिटी में रहने वाले बहुत से बच्चे शामिल थे। उसके बाद दूसरे ग्रुप में ग्रेटर कैलाश से आने वाले अमीर बच्चे शामिल थे। तीसरे ग्रुप में शेख सराय से सस्ते अपार्टमेंट्स में रहने वाले बच्चे आते थे और चौथे ग्रुप में बहुत कम अश्नीर की रिफ्यूजी कॉलोनी मालवीय नगर से आते थे। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा की वजह से चारों ग्रुप्स एकजुट नजर आते थे। टिस्का चोपड़ा अश्नीर के उस समय के स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर अरोरा की बेटी हैं। जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे तभी उसी दौरान टिस्का चोपड़ा की एक मूवी अजय देवगन के साथ रिलीज हुई थी, जिसके बाद सभी बच्चे स्कूल के कैंटीन में बैठकर टिस्का चोपड़ा की खूबसूरती के बारे में बातें किया करते थे। उस समय स्कूल के तमाम दूसरे बच्चे की तरह अश्नीर भी ये सोचकर खुश हुआ करते थे कि भले ही उनका टिस्का चोपड़ा से बहुत दूर का रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए थे। इसके अलावा बाय चांस मनीष पॉल, रिद्धि डोगरा और निधि राजदान जैसी कई टीवी हस्तियां रही हैं जिन्होंने अश्नीर के स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। अलग बात है कि कई साल बाद अश्नीर भी टीवी पर दिखाई दिए थे। अपने स्कूल के दिनों के दौरान एक बार अश्नीर अपनी माँ, बहन आशिमा और नाना जी के साथ कनाडा में रहने वाले अपनी माँ के भाई यानी अपने मामा जी से मिलने के लिए कनाडा की ट्रिप पर गए थे। उन्होंने न सिर्फ कनाडा में समय बिताया बल्कि घर वापस जाने से पहले उन्होंने यूएस और यूके का टूर भी किया था। उस एक ट्रिप ने पॉसिबिलिटीज की दुनिया को देखने के लिए अश्नीर की आंखें खोल दी थीं। उन्होंने ये रियलाइज किया
कि जिस लाइफ को वो जी रहे थे और उनके लिए जिस लाइफ को जीना पॉसिबल हो सकता था वो बहुत अलग थी। अशनीर 5वीं क्लास तक पढ़ाई के मामले में एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन छठी क्लास से उन्होंने अपने अंदर पढ़ाई को लेकर एक जबरदस्त भूख डेवलप कर ली थी। और फिर वो ना सिर्फ अपना स्कूल होमवर्क पूरा करने के लिए मेहनती थे, बल्कि वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी बन गए थे। इस वजह से वो किसी भी सब्जेक्ट में नंबर खोने से बिल्कुल नफरत करते थे। उस समय आशिमा को अशनीर की पढ़ाई के लिए जबरदस्त लगन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि हालांकि वो अपनी पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन फिर भी अशनीर ने उनके सामने अपने पढ़ाई के लेवल को हमेशा बहुत ऊंचा रखा था, जिसे पार कर पाना आशिमा के लिए मुश्किल था। इस वजह से उसने पढ़ाई को लेकर अपने भाई के मुकाबले अपने पेरेंट्स और टीचर की तरफ से बहुत कम तारीफ मिल पाती थी। जैसे कि जब अशनीर की माँ स्कूल की क्लास में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान अशनीर की ढेर सारी तारीफ सुनने के बाद आशिमा के क्लास में जाती थी, तो आशिमा की क्लास टीचर का आमतौर पर रिस्पॉन्स उनकी पढ़ाई के बारे में कुछ बोलने से पहले ये होता था, ओह, ये अशनीर की बहन है। ये सुनकर आशिमा को बहुत बुरा लगता था। आखिर जब अशनीर अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद स्कूल से बाहर हो गए, तो फिर उनकी बहन आशिमा के लिए स्कूल में बिताए गए आखिरी 4 साल सबसे ज्यादा खुशनुमा थे, जिन्हें उन्होंने खूब एंजॉय किया था। हालांकि अशनीर ये भी बताते हैं कि उन्होंने अपनी स्कूली लाइफ के आखिरी 2 वर्षों के दौरान अपनी पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड बनाई थी, लेकिन उनकी रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और फिर वो लड़की किसी वजह से उन्हें छोड़कर कहीं और चली गई। उसके बाद कुछ दिनों तक दुखी रहने के बाद अशनीर ने फिर से अकेले रहने की आदत बना ली। उन्होंने सब कुछ भूलकर सीरियसली ये फैसला किया कि ये उनके लिए करियर बनाने पर ध्यान देने का समय था। और जबकि अशनीर के पिता एक सीए के तौर पर अपना काम कर रहे थे, वहीं उन्हें अपने बारे में यह क्लियर था कि वो अपने पिता की लाइन पर आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। दरअसल उन्होंने ये बहुत पहले रियलाइज कर लिया था कि एक सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक डॉक्टर या लॉयर बनने के बाद उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने की बहुत कम पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि वो जानते थे कि इन प्रोफेशंस में आपकी कामयाबी पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती थी कि आप अपने प्रोफेशन में कितना समय खर्च करते हैं। यानी कि आपको कामयाब होने के लिए आमतौर पर एक स्टार्टअप या बिजनेस के मुकाबले ज्यादा समय खर्च करने की जरूरत थी। इसके अलावा जब अशनीर के पिता उड़ीसा में एनटीपीसी प्लांट में ऑडिट कर रहे थे, तब उस दौरान उन्होंने अपने पिता के साथ बड़े पैमाने पर ट्रैवलिंग की थी और तभी उन्होंने ये महसूस किया कि कुछ नया क्रिएट करने का असली मजा एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनने में है, न कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि अशनीर भी उनकी ही तरह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और दूसरों के बिजनेस अकाउंट्स को मेंटेन करें, लेकिन उनकी इच्छा के मुताबिक ना चलकर अशनीर ने अपने पिता का दिल तोड़ दिया था। इसके बावजूद भले ही अशनीर ने अपने लिए कोई भी करियर चुना हो, लेकिन उनकी फैमिली बैकग्राउंड ने एक चीज पहले से ही क्लियर कर दी थी कि अशनीर को अपनी काबिलियत के बल पर ही लाइफ में ऊपर उठना पड़ेगा। उनकी रिफ्यूजी कॉलोनी के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वो कॉलोनी प्रोग्रेस करने के लिए एक बेहतरीन जगह थी और वहां पर रहने वाले हर एक शख्स ने सही मायने में ग्राउंड जीरो से शुरुआत की थी और ज्यादातर लोगों ने एक 200 गज के प्लॉट से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। और फिर जिसने भी जो कुछ भी बनाया था वो पूरी तरह से अपनी हिम्मत, मेहनत और काबिलियत के दम पर बनाया था। वहां रहने वाले लोगों में अशनीर भी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने पार्टीशन के दौरान अपनी फैमिली के पूरी तरह से टूटने के बावजूद लाइफ में कुछ बड़ा करने का ठान लिया था और बाद में उसे करके भी दिखाया था। चैप्टर 2, तेरी हवा कितनी है। आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेने के बाद अशनीर के सीनियर्स ने रैगिंग के दौरान उनसे पहला क्वेश्चन पूछा, तेरी हवा कितनी है। ये सुनकर वो बहुत हैरान हुए और जब उन्हें इसका कोई जवाब नहीं सूझा तो उन्होंने बताया कि हवा से उनका मतलब ये था कि इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट यानी जेईई में अशनीर की ऑल इंडिया रैंक एआईआर यानी हवा कितनी है। तो उन्होंने बताया कि उनकी एआईआर 1823 थी। हालांकि वो अपनी रैंकिंग से ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वो इंडिया में पहली पोजीशन और वर्ल्ड रैंकिंग में 152वीं पोजीशन होल्ड करने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते थे और वो वहां पर बहुत प्रेस्टिजियस कंप्यूटर साइंस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते थे। इसकी वजह यह थी कि उनका बैच वर्ष 2000 में मिलेनियम बैच था
और वो इस कोर्स के बेस पर यूएस में एक बहुत बढ़िया जॉब करने का सपना देख रहे थे। हालांकि उन्हें आईआईटी दिल्ली में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन उनकी रैंकिंग कम होने की वजह से उन्हें सिविल इंजीनियर कोर्स में एडमिशन लेना पड़ा। अशनीर ने इंजीनियरिंग के ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए 2 साल तक इतनी ज़्यादा मेहनत की थी कि उन्हें लगता था कि इसके बाद अब उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। ये सोचकर उन्होंने अपने लाइफ को थोड़ा आसान बनाने का फैसला किया और इसका नतीजा ये हुआ कि उनके सबसे पहले सेमेस्टर में 7.3 का सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी एसजीपीए बना। यानी उन्हें सिर्फ 65.5% एवरेज मार्क्स ही हासिल हो सके थे। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था। अशनीर के एक दोस्त जिसकी AIR रैंकिंग 33 थी और जिसे कंप्यूटर साइंस कोर्स में एडमिशन मिल गया था, उसने उन्हें समझाया कि कड़ी मेहनत के बिना आईआईटी का सपना सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाएगा। उसके बाद उन्होंने हमेशा कड़ी मेहनत करने का पक्का इरादा किया और फिर उन्होंने 7.3 के एसजीपीए को पीछे छोड़ते हुए एक सेमेस्टर के बाद दूसरे सेमेस्टर में 9 और फिर 9.5 के बाद परफेक्ट 10 के एसजीपीए को हासिल किया, जो कि 85.5, 90.25 और 95% एवरेज मार्क्स थे। उन्होंने दूसरे सेमेस्टर के बाद सभी सेमेस्टर्स में कम से कम 9.5 के एसजीपीए को मेंटेन रखा। आखिरकार उन्होंने सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट में दूसरी रैंक के साथ अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। आईआईटी दिल्ली में सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद अशनीर को एक एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए फ्रांस में जाने का मौका मिला। एक्सचेंज प्रोग्राम का मतलब ये है कि एक देश के स्टूडेंट को दूसरे देश के इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलता है। इसके लिए उन्होंने अपने 5 दूसरे बैचमेट्स के साथ एक इंटरव्यू को क्लियर किया था, जिसके बाद उन्हें फ्रांस में लियोन शहर में रहकर INSA इंस्टीट्यूट में 1 साल का कोर्स करने के लिए सिलेक्ट किया गया था। और इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि उन्हें फ्रांस में रहकर इस कोर्स को करने के लिए आईआईटी दिल्ली में जमा की गई अपनी नॉर्मल फीस के अलावा INSA इंस्टीट्यूट को और किसी चीज़ के लिए कोई पेमेंट नहीं करना था। इसके अलावा उन्हें 1 साल तक फ्रांस में रहकर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप के तौर पर हर महीने 600 यूरो के हिसाब से 7,200 यूरो मिले थे, जिनकी वैल्यू उस समय करीब 5 लाख रुपए थी। लियोन शहर ऐसी जगह पर बसा हुआ है जहां पर रॉन और सावने नदियों की जलधाराएं आपस में मिलती हैं। ये शहर पेरिस और मार्सिल के बाद फ्रांस में तीसरा सबसे बड़ा शहर है और रहने के लिए एक प्यारी सी जगह है। यूरोप में बिताया गया 1 साल अशनीर की लाइफ में बहुत मायने रखता है। वो अपनी क्लासेस शुरू करने से करीब 1.5 महीने पहले अपने बैचमेट्स के साथ लियोन शहर पहुंचे और उन्होंने उस समय का इस्तेमाल फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए और यूरोप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का पता लगाने के लिए किया। फ्रांस में बिताए उस 1 साल ने अशनीर को एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम को समझने का मौका दिया। शुरुआती दिनों में वो फ्रेंच स्टूडेंट्स को देखकर हैरान हो गए थे, जो ऐसे पेंसिल बॉक्सेस के साथ क्लासेस अटेंड कर रहे थे जिनमें अलग अलग कलर्स की स्याही वाले पेन थे। वे लोग अपनी पढ़ाई को लेकर इतने एक्यूरेट तरीके से केयरफुल थे कि क्लास में प्रोफेसर जो कह रहे होते थे वो उसे एक कलर के पेन से लिखते थे। क्लास के बोर्ड पर लिखी गई चीज़ों को एक दूसरे कलर के पेन से लिखते थे और इसके बाद वो उस सब्जेक्ट के बारे में अपने इंपॉर्टेंट विचारों को एक बिल्कुल अलग कलर के पेन से लिखते थे। यहाँ तक कि जब अशनीर इंडिया वापस आए तो जो पढ़ाई के कठोर तरीके उन्होंने फ्रांस में रहकर सीखे थे, वही तरीके बाद में भी उन्होंने हमेशा के लिए अपना लिए थे। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जबकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में टॉपर्स स्टूडेंट्स पर गर्व किया जाता है, वहीं फ्रेंच एजुकेशन सिस्टम अपने स्टूडेंट्स के एक बैच में सबसे नीचे के लेवल के स्टूडेंट पर भी गर्व करता है। दरअसल उनके एजुकेशन सिस्टम में इस बात की खुशी मनाई जाती है कि सबसे कम ग्रेड या सबसे कम एवरेज मार्क्स पाने वाला स्टूडेंट भी कोर्स में पढ़ाए गए सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझता था। अशनीर ने हालांकि फ्रांस में 1 साल रहने के दौरान ऐसे स्टडी के प्रोग्राम को फॉलो किया जिसमें एक रेगुलर क्लास की सेटिंग के जरिए तमाम तरह की चीज़ों को जल्दी से सीखने के साथ ही हायर लेवल के कोर्स की चीज़ों को समझने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा भी उन्होंने अपना ज़्यादातर समय अपने साथियों के साथ पूरे यूरोप का टूर करके और यहाँ तक कि अकेले यूके का दौरा करके बिताया। उस दौरान वो और उनके साथ के तमाम स्मार्ट आईआईटियंस बैचमेट्स कई तरह के बेवकूफ़ी वाले हरकतें कर रहे थे। जैसे कि जब इटली में एक बैचमेट के साथ अशनीर एक वेस्पा स्कूटर चलाते हैं तो वहां पर केबल के सहारे लटकी हुई कम से कम 20 ट्रैफिक लाइट्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर सड़क किनारे
वो खंभे नहीं दिखाई दिए थे जिन पर ट्रैफिक सिग्नल लाइटें लगी होती हैं। स्विट्जरलैंड में अश्नीर और उनके साथी अचानक से इंटरलेकन शहर में एक रेलवे सुरंग में चले गए थे, और जब उन्हें कुछ झटके महसूस हुए तो उन्हें तेजी से ट्रेन आती हुई दिखाई दी, और वो लोग बड़े चमत्कारी ढंग से समय रहते किनारे पर कूद गए और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अश्नीर ने लियोन इंटरनेशनल प्रोग्राम के तहत फ्रांस में कुछ लोगों से पक्की फ्रेंडशिप्स भी बनाई थीं, जहां एक लोकल फैमिली ने उनकी मेहमान नवाजी की थी। अश्नीर न सिर्फ तकरीबन हर हफ्ते उनसे मिलने जाते थे, बल्कि उन लोगों से उनका संबंध इतना ज़्यादा मजबूत बन गया था कि जब उन्हें इंडिया वापस जाना था तो उनसे एक जेंटलमैन उन्हें अपनी कार में बिठाकर 1.5 घंटे की जर्नी करके लियोन शहर से जेनेवा हवाई अड्डे तक छोड़ने के लिए गए थे। अश्नीर ने जेनेवा को अपने बोर्डिंग डेस्टिनेशन के तौर पर इसलिए चुना था क्योंकि जेनेवा से इंडिया की फ़्लाइट बहुत सस्ती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब वो इंडिया वापस आए तो उन्हें मिलने वाली 5 लाख रुपए वैल्यू की स्कॉलरशिप की मदद से उन्होंने काफ़ी पैसे बचाए थे, ताकि उन्हें अपने आगे की पढ़ाई के लिए अपने माँ बाप से किसी भी चीज़ के लिए पैसों के लिए ना पूछना पड़े। दरअसल वो 2002 से ही पैसों के मामले में आज़ाद हो गए थे। फ्रांस में रहने के दौरान अश्नीर ने मस्ती करने के साथ साथ उस अकेलेपन को भी महसूस किया था जो विदेशों में रहने की वजह से होता है। खासतौर से लियोन शहर में रहने के आखिरी 2 महीनों के दौरान उन्होंने सबसे ज़्यादा अकेलापन महसूस किया था, जब वो वहां रहकर अपनी इंटर्नशिप कर रहे थे, जबकि उनके सभी बैचमेट्स फ्रांस में दूसरे शहरों में चले गए थे। उस दौरान उन्होंने इस तरह के अकेलेपन को एक्सपीरियंस किया जो बहुत ही थका देने वाला था। इंडिया वापस आने के बाद उनके दिमाग में ये पूरी तरह से क्लियर हो गया था कि वो इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री करने के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या अमेरिका में ही मैसाचुसेट्स में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए इसका मतलब विदेश में एक करियर बनाना होगा। इसके उलट अश्नीर को पूरा यकीन था कि उन्होंने अपने आप को जिस डिसिप्लिन और कठोरता के साथ मेहनत करने के लिए तैयार कर लिया था, उसकी मदद से वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM में MBA के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इंडिया में बहुत प्रेस्टिजियस कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट को क्लियर कर सकते थे। चैप्टर 3 मैड्स द लव ऑफ माई लाइफ। अश्नीर ग्रोवर ने कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट की तैयारी करने के लिए करियर लॉन्चर कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का फैसला किया। हालांकि करियर लॉन्चर का एक सेंटर मालवीय नगर में उनके घर के पास और IIT के सामने सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया SDA मार्केट में भी था, लेकिन उन्होंने अपने घर से काफ़ी दूर कैलाश कॉलोनी वाले सेंटर में एडमिशन लेने का फैसला किया। इसकी वजह यह थी कि उनकी जानकारी में उस सेंटर में खूबसूरत और फैशनेबल लड़कियां ज़्यादा पाई जाती थीं, और वो ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि इससे पहले कि वो एक MBA कोर्स को अच्छे से पूरे करने में बिजी हो जाए और इसके बाद नौकरी की मुश्किलों का सामना करे, ये उनके लिए एक लड़की को खोजने का आखिरी मौका था। कैरियर लॉन्चर के कैलाश कॉलोनी वाले सेंटर में उन्होंने एक फैशनेबल लड़की को पहली बार देखा जो उन्हें पहली नज़र में पसंद आ गई। हालांकि अश्नीर कैट एग्ज़ाम को क्लियर करने के बारे में सुपर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उस लड़की का दिल जीतने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत होगी। उस समय वो लड़की के बारे में सिर्फ इतना ही जानते थे कि उसका नाम माधुरी जैन था और वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग NIFT से एक ग्रेजुएट थीं। फिर भी उन्होंने फिल्मी स्टाइल में अपने दोस्त आशुतोष माथुर के सामने ये ऐलान किया कि एक दिन वो इसी लड़की से शादी करेंगे, और फिर धीरे धीरे अश्नीर ने माधुरी जैन से अपनी नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। आखिरकार एक दिन वो माधुरी को अपने साथ लंच के लिए आने के लिए कन्विंस करने में कामयाब हो गए। उसके बाद उनका मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों फैमिलीज़ के नज़रिए से हालांकि अश्नीर और माधुरी के रहन सहन का माहौल बहुत अलग टाइप का था। जैसे कि अश्नीर एक नॉनवेज खाने वाले पंजाबी फैमिली से आते थे, वहीं माधुरी शुद्ध शाकाहारी बनिया जैन फैमिली से आती हैं, जहां वो एक सर्विस क्लास की बैकग्राउंड वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहीं माधुरी एक अच्छी तरह से इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करती हैं, जहां वो 200 गज के फ्लैट में रहते थे। वहीं माधुरी के फैमिली के पास एक बड़ा सा बंगला था, जहां उनके पास सिर्फ एक बहन थी। वहीं माधुरी के पास 5 भाई बहन थे, जहां वो महानगर दिल्ली में रहने वाले थे। वहीं माधुरी की फैमिली पानीपत में रहती थी, लेकिन इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था,
क्योंकि अश्नीर माधुरी के प्यार में पागल थे और माधुरी भी अश्नीर को पसंद करने लगी थी। और फिर एक दिन अश्नीर ने माधुरी को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया तो उनकी फैमिली ने माधुरी को अप्रूव कर दिया। लेकिन जब इस रिश्ते के लिए माधुरी की फैमिली को कन्विंस करने की बात आई तो मामला बिल्कुल अलग था। दरअसल इस मामले में अश्नीर की शुरुआत ही गलत हो गई थी। माधुरी के डैडी ने माधुरी की सहूलियत के लिए और उन्हें दिल्ली में इधर उधर घूमने फिरने के लिए एक ड्राइवर के साथ मित्सुबिशी कार दे रखी थी, जबकि माधुरी की फैमिली पानीपत में रहती थी। जब अश्नीर ने माधुरी के साथ डेटिंग शुरू की तो वो दोनों अक्सर माधुरी की कार में ही शहर घूमते थे। जब ड्राइवर ने इस बारे में माधुरी के डैडी को बताया तो उन्होंने सोचा कि उनकी सबसे बड़ी औलाद ने उन्हें नीचा दिखा दिया था और अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया था। जब उन्हें अश्नीर के बारे में थोड़ी और जानकारी मिली तो उनकी अपनी बेटी से शिकायत और ज़्यादा बढ़ गई और इससे पहले कि अश्नीर कुछ समझा पाते माधुरी के डैडी ने माधुरी को वापस पानीपत बुला लिया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने अश्नीर की जिंदगी को हिला कर रख दिया था। इसी बीच उन्होंने अपना कैट का एग्जाम दिया। हालांकि पेपर लीक हो जाने की वजह से उन्हें वो एग्जाम दोबारा देना पड़ा, लेकिन उन्होंने कैट क्लियर कर लिया। इसके बाद अश्नीर ने सोचा कि इंडिया के टॉप के कॉलेज आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन के लिए सिलेक्ट होना उनके करियर के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि शायद इस सिचुएशन में माधुरी की फैमिली की नज़रों में उनकी हैसियत बदल सकती थी। वो ये उम्मीद कर रहे थे कि आईआईएम इंस्टीट्यूट अहमदाबाद की रेपुटेशन का माधुरी की डैडी पर बहुत बहुत गहरा असर पड़ेगा और वो उनको एक पॉजिटिव नज़रिए के साथ देखेंगे। लेकिन जैसा अश्नीर ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जैसा कि उन्होंने महसूस किया कि बनियों के लिए आप कितना कमाते हैं वो आपकी डिग्रियों से भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर एक चीज़ जो उनके अहमदाबाद जाने से हुई वो ये थी कि माधुरी को पानीपत से दिल्ली वापस आने और एक पेइंग गेस्ट घर में रहने के लिए परमिशन दे दी गई। इसी बीच माधुरी ने डिजाइनर सत्यपाल के लिए काम करना शुरू कर दिया था और अश्नीर अहमदाबाद से दिल्ली तक के जितने भी चक्कर लगाते थे तो वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए अपने घर जाने से पहले ये शो करते थे कि जैसे कि वो अपने आईआईटी दिल्ली के दोस्त अंकित खन्ना के घर में एक दिन के लिए रुकते हैं। हालांकि सच तो ये था कि वो माधुरी के पीजी में जाकर उनसे मिलते थे और क्योंकि पीजी के मकान मालिक भी उसी बिल्डिंग में रहते थे, इसी वजह से माधुरी रात के समय उस घर की लाइट्स ऑफ हो जाने के बाद अंधेरे में अश्नीर को अपने पीजी में दाखिल होने देती थी और तब तक वो पीजी के बाहर ही खड़े रहकर वहां अंधेरा होने का इंतजार किया करते थे। पूरे 2 सालों तक वो दोनों इसी तरह के एडवेंचर के साथ एक दूसरे से मिला करते थे। आईआईएम इंस्टीट्यूट के बारे में अश्नीर का एक्सपीरियंस ये है कि कुल मिलाकर जबकि उन्होंने आईआईटी में लोगों को कुदरती तौर पर सुपर शार्प पाया था, यानी कि उन्होंने देखा था कि आईआईटी में स्टूडेंट्स की मेमोरी बहुत शानदार होती है और उन्हें तमाम तरह के कामों को पूरा करना आसान लगता है। वहीं आईआईएम के लोग अपने पर्पस को पूरा करने के लिए पक्के इरादे के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जबकि आईआईटी में लोग अपने पोटेंशियल की तलाश करते थे, यानी कि वे लोग अपने अंदर छुपी हुई तमाम तरह की ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटीज़ और काबिलियतों को तलाश करते थे, वहीं आईआईएम में लोग एक डे ज़ीरो जॉब को अपने करियर की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मानते थे और उसे हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब किसी शख्स को जॉब पर रखने की पेशकश एक्सेप्ट कर ली जाती है और कुछ दिनों बाद वो शख्स एक एम्प्लॉय के तौर पर पहले दिन अपने जॉब को शुरू करता है तो इन दोनों सिचुएशंस के बीच के टाइम को डे ज़ीरो कहते हैं। आईआईएम इंस्टीट्यूट में डे ज़ीरो तब बनाया गया था जब आईआईएम के एमबीए प्रोग्राम्स में पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अश्नीर ने साफ तौर पर यह रियलाइज़ किया कि आईआईएम इंस्टीट्यूट सिर्फ एक जॉब प्लेसमेंट स्कूल से ज़्यादा कुछ नहीं था। तो कहते हैं कि अगर आपको आईआईएम में कामयाब होना है तो आपको सोशल नेटवर्किंग की स्किल्स में महारत हासिल करने की ज़रूरत होगी। हालांकि अश्नीर नेटवर्किंग करने में बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं थे। दरअसल वो सामाजिक तौर पर थोड़े से अजीब थे और वो सिर्फ उन लोगों के साथ बातचीत करते थे जिन्हें वो अच्छी तरह से जानते थे। अपनी इसी कमी की वजह से उन्हें कैंपस प्लेसमेंट के दौरान काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और फिर एक दिन डे ज़ीरो का समय भी आ गया।
जब बड़ी बड़ी कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स आईआईएम के स्टूडेंट्स को अपने यहाँ जॉब ऑफर करने के लिए कैंपस का दौरा करते हैं। हालांकि उस दौरान अशनीर बहुत सी प्रेस्टिजियस और रेप्यूटेड कंपनियों जैसे कि लीमैन ब्रदर्स, बार्कलीज, गोल्डमैन साक्स और मैकेंसी में जॉब के लिए इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए थे। लेकिन बाद में उन्होंने कोटक बैंक में जॉब के लिए अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया था। इसके बाद माधुरी के डैडी ने आखिरकार अशनीर में थोड़ी बहुत काबिलियत को देखा और वो उनके माँ बाप से मिलने के लिए तैयार हो गए। पिछले 2 सालों में जब अशनीर आईआईएम अहमदाबाद में रहकर फाइनेंसिंग प्रोग्राम में एमबीए कर रहे थे, उसी बीच तमाम अमीर बनिया फैमिली के घरों से माधुरी से शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं माधुरी के डैडी को ये यकीन हो गया था कि अगर माधुरी ने किसी को अपने लिए चुना था तो शायद वो रिश्ता उसके लिए सबसे अच्छा हो सकता था। और शायद इसकी वजह ये थी कि अशनीर को एक अच्छी नौकरी मिलने से माधुरी के डैडी को इस रिश्ते के लिए कन्विंस करना आसान हो गया था। कोटक बैंक से अशनीर का ऑफर 3 लाख रुपए इंश्योर्ड बोनस के साथ 8 लाख रुपए के एनुअल कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी का था। इसका मतलब था कि अशनीर को टोटल सैलरी पैकेज 8 लाख रुपए सालाना के साथ 3 लाख रुपए का बोनस मिलना भी तय था। हालांकि अशनीर को अपने उस जॉब से 20 लाख रुपए सालाना तक मिलने की उम्मीद थी। आखिरकार अपने इस डिसेंट जॉब की बदौलत 14 अप्रैल 2006 को अशनीर की माधुरी के साथ एंगेजमेंट हो गई। इसके बाद 16 मई को उन्होंने कोटक बैंक के मुंबई ऑफिस में ज्वाइन कर लिया। या फिर वहां से वापस दिल्ली आकर उन्होंने बरसात के मौसम में 4 जुलाई 2006 को माधुरी से शादी की। इत्तेफाक से माधुरी के मामा जी उस शादी में नहीं आए थे। हालांकि अशनीर इस बात को जानते थे कि उन्हें एक अच्छी जॉब मिलने के बावजूद माधुरी के मामा जी इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि अशनीर की फैमिली का बैकग्राउंड 1947 में इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम से ही एक रिफ्यूजी फैमिली का था। क्योंकि उनकी फैमिली पाकिस्तान में अपनी ज़मीन जायदाद को छोड़कर दिल्ली में लाजपत नगर रिफ्यूजी कॉलोनी में एक 200 गज के प्लॉट में रह रही थी। इस वजह से वो अशनीर की फैमिली के सोशल स्टेटस को अपने स्टेटस के मुकाबले बहुत निचले लेवल का मान